सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 12/3/2021 को सेकंड पाली में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। इससे पूछा गया कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग एक नोडल संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नागार्जुनकोंडा स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो नागार्जुनकोंडा स्तूप है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुनकोंडा स्तूप है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि ये किस जिले में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, यदि आपसे पूछ ली जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, किन किन पहाड़ियों या नदी के बीच स्थित है, तो यह नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। कहाँ पर? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि यह गंटूर जिले में स्थित है और यह नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इससे पूछा गया कि कौन केंद्रीय बजट के राजस्व खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो केंद्रीय बजट के राजस्व खातों में अल्प बचत है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इससे पूछा गया कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। साथियों नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, एन संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 6वें राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। इससे पूछा गया कि संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता है जो डेसीबल में मापी जाती है। किसमें? जो ध्वनि की तीव्रता है वह डेसीबल में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता कौन सी थी। तो भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता कर्ण मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्ण मल्लेश्वरी को 19 सितंबर 2000 ईस्वी को ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। किसमें? ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। इससे पूछा गया कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पर अवस्थित है या किस महासागर में अवस्थित है। तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखा जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में आपस में काटती हैं, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि अमृता शेरगिल कौन है। तो अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे पूछा गया कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक मोटर करता है। इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक महान ने बराबर पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था। इसमें पूछा गया कि अशोक महान ने बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अशोक महान ने बराबर की पहाड़ियों में कुल 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कितनी? 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। और ये गुफाएं हैं लोमस ऋषि, दूसरी है सुदामा, तीसरी है कर्ण चौपर और चौथी है विश्व झोपड़ी। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इससे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल को कहते हैं। ठीक है, लोथल जो गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान और जल चक्र का भाग नहीं है। तो विसरण है जो प्राकृतिक जल विज्ञान और जल चक्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। इससे पूछा गया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। साथियों, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पर? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो मत्तनचेरी पैलेस केरल के कोची में स्थित है। कहाँ पर? केरल के कोची में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। इससे पूछा गया कि जब बेकिंग पाउडर में जब पानी या जल को मिलाया जाता है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर में पानी मिलाने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इससे पूछा गया कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। साथियों, लोकसभा संसद का एक निम्न सदन है। कैसा? एक निम्न सदन है। ठीक है, जो लोकसभा है संसद का निम्न सदन है और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। इससे पूछा गया कि
किसके शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था? आपको बताना है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो सिंध पर विजय सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त की थी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? इससे पूछा गया कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। किसकी? असम के राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। असम एक पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? एक पूर्वी उत्तर राज्य, ठीक है, और जिसकी सीमा असम के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? इसे यहाँ पर होगा एडमिरल, ठीक है, एडमिरल कप, एडमिरल, ठीक है। इसे पूछा गया कि एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? तो एडमिरल कप नौकायान या नौका दौड़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसे पूछा गया कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्टेम्ब्रोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? इसे पूछा गया कि सिकंदर के साथ किसकी सेना ने झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हाइड स्पीच या झेलम नदी या बतास्ता का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा पोरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसे पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल सॉफ्ट डे एक का त्यौहार है। इससे पूछा गया कि ऑल सॉफ्ट डे एक किसका त्यौहार है या किनका त्यौहार है? तो ऑल सॉफ्ट डे एक ईसाई त्यौहार है। कैसा? ईसाई धर्म से संबंधित एक त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश किया जा सकता है या कितने समय तक निजी विधेयक पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक 1 माह के अंदर पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसे पूछा गया कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत माता नामक पेंटिंग बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इससे पूछा गया कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों भारत और विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रदान करने से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसे पूछा गया कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रदान करने से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है वो किसको ऋण दिया जाता है? इसमें ऋण दिया जाता है
दुर्लभ वर्ग को, लघु एवं छोटे उद्योगों को, कृषि को और उपर्युक्त सभी को। मतलब इनमें उपर्युक्त सभी को ऋण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इसे पूछा गया कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। साथियों, यदि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कितनी? आधी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसे पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के तहत समाप्त किया गया था। कौन सी संधि के तहत? सालवाई की संधि के तहत समाप्त किया गया था। साथियों, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जो सालवाई की संधि है वह 1782 ईस्वी में हुई थी, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। इसे पूछा गया कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। आपको बताना है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। कौन थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर कला की बंगला शैली के अग्रदूत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन निम्न में से किससे संबंधित विषय है। इससे पूछा गया कि आर्थिक नियोजन किससे संबंधित विषय है। तो आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची में वर्णित एक विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। इससे पूछा गया कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं। तो उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारी मशीनों में निम्न में से किसी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे पूछा गया कि भारी मशीनों में किसे लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इससे पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इससे पूछा गया कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं होता है। कौन सा? जो रक्षा व्यय होता है वह शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों केंद्र सरकार के विकास व्यय में राज्यों के लिए अनुदान शामिल होता है, आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं और सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, बाकी रक्षा व्यय अलग से निकाला जाता है और ये केंद्र सरकार की विकास सेवाओं में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु निम्न में कितनी है। इससे पूछा गया कि लोकसभा का सदस्य या उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। इससे पूछा गया कि किसे पर्वतों का सागर कहते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।